प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र अपने YouTube चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर बातचीत करेंगे। यद्यपि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी पर्याप्त पुस्तकें इस विषय पर उपलब्ध हैं, इसीलिए मेरा प्रयास यह होगा कि ओरिजिनल टेक्स्ट के माध्यम से और कुछ व्यापक परिप्रेक्ष्य को लेकर, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को लेकर मैं आपके साथ प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा करूं। तो चलिए बातचीत अपनी शुरू करते हैं। न्याय के लिए रिपब्लिक में जिस लैटिन शब्द का प्रयोग करते हैं वह डिकैयोसिन, और इसका स्पेलिंग देखेंगे तो ऐसे बनेगा DIKAIOSYNE, डिकैयोसिन है, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में जस्टिस के बजाय राइटियसनेस मतलब समाचरण, साधुता, आत्मसंयम, सच्चाई जैसे हिंदी शब्दों में अधिक उपयुक्त है। अंग्रेजी के जस्टिस का अर्थ होता है व्यक्ति के ऐच्छिक कार्यों की वह अवस्था जिसमें कानून द्वारा उसकी रक्षा तथा जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता की जा सकती है। यह न्याय की विधिक अवधारणा है। इसी अर्थ में विधि सम्मत आचरण को न्यायपूर्ण कहा जाता है। निश्चित ही इससे भी समाज में समरसता स्थापित करने का ही प्रयास किया जाता है, परंतु न्याय की इस विधिक योजना में सामाजिक समरसता को स्थापित करने की योजना में कानून के पीछे राज्य की दंडात्मक शक्ति का विशेष योगदान होता है। प्लेटो ने न्याय को इससे बड़े कैनवास में देखा। उन्होंने यह विचार किया कि व्यक्ति को राज्य के भय से नहीं बल्कि अपनी स्वभाव से ही न्याय का पालन करने वाला होना चाहिए। सेबाइन लिखते हैं कि रिपब्लिक में न्याय वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है। यह व्यक्तिगत सद्गुण भी है और सार्वजनिक सद्गुण भी है। इस दृष्टि से रिपब्लिक में नगर राज्य के एकता का सूत्र प्लेटो न्याय में खोजते हैं। आधुनिक राज्यों में इस सूत्र को संप्रभुता में देखा जाता है। यह संप्रभु शक्ति ही है जो राज्य के विभाजनकारी तत्वों पर अंकुश रखती है, परंतु राज्य जिसे विभाजनकारी मानती है उसके विरुद्ध एक मनोविज्ञान भी तैयार करती है, और ऐसा सभी राज्य करते हैं। शिक्षा, संस्कृति, धर्म आदि इसके साधन परक भूमिका के रूप में उपलब्ध होते हैं। आज भी प्रत्येक राज्य अपने लक्ष्य को कम से कम शक्ति के प्रयोग से अर्जित करने में ही अपनी सफलता मानते हैं, परंतु आज के राज्यों की इस उद्देश्य में असफलता की जो कहानी है और जो बढ़ती ही जा रही है, हम लोग उससे भी परिचित हैं। ऐसा मुख्यतः दो कारणों से होता है। प्रथम, आज प्रत्येक राज्य आंतरिक रूप से विभाजित है और यह विभाजन मात्र अब अमीर और गरीब का ही नहीं रह गया है, बल्कि इसमें और भी तत्व सम्मिलित होते जा रहे हैं। और दूसरा है शासक वर्ग द्वारा अपने हितों को ही राष्ट्रीय हित के रूप में आरोपित करने का प्रयास करना, जो कभी सर्वहारा के हितों की रक्षा के नाम पर करती है विचारधारा के आधार पर, और कभी ऐसा वह विकास की विचारधारा को आधार बना करके किया करती है। प्लेटो ने व्यक्ति, समाज, राज्य और शासक वर्ग के हितों में एक रूपता स्थापित करने के लिए न्याय को एक साधन और सद्गुण को इसका साध्य बनाकर वह रास्ता निकाला जिसमें नैतिक और राजनैतिक कर्तव्य एक ही हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, जो बात मैंने यहाँ कही है उसे मैं दोबारा कहता हूँ। प्लेटो ने व्यक्ति, समाज, राज्य और शासक वर्ग के हितों में एक रूपता स्थापित करने के लिए न्याय को एक साधन और सद्गुण को
इसका साध्य बनाकर वह रास्ता निकाला जिसमें नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य एक हो जाते हैं। साथ ही शासक वर्ग एवं शासित वर्ग का वर्ग हित भी एक हो जाता है और सामाजिक हित तथा व्यक्तिगत हित का द्वंद्व भी मिट जाता है। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पूर्व तत्कालीन समाज में प्रचलित न्याय के अन्य विचारों का खंडन करते हैं। इस खंडन का उद्देश्य मात्र न्याय के विभिन्न सिद्धांतों में निहित अंतर विरोधों को उजागर करना ही नहीं है, बल्कि इसके दो अन्य लक्ष्य भी हैं। पहला लक्ष्य है मानवीय जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में मान्य श्रेष्ठता से न्याय की श्रेष्ठता को अलग करना, और दूसरा है यह दिखाना कि कैसे न्याय अर्थात सद्गुण मानवीय जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में मान्य श्रेष्ठता से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसका जीवन के अन्य क्षेत्रों की श्रेष्ठता से विरोध भी नहीं है। हमारे आज के समय में श्रेष्ठता अर्जित किए हुए विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है और यह उनका पेशा संबंधी सद्गुण ही है, परंतु बढ़ती हुई विशेषज्ञता के बावजूद हमारे समाज के स्याह पक्षों में कमी आने की जगह वृद्धि ही हो रही है। अपने समाज के इन स्याह पक्षों को, जिन्हें हम बढ़ती हुई हिंसा, लिंग भेद, पर्यावरण असंतुलन, आतंकवाद, निराशा, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आदि में देखते हैं, उसके समाधान के लिए अब राजकीय और कानूनी पहल को हम कम पड़ते हुए भी देखने लगे हैं। अब समस्याओं के समाधान के लिए हम मूल्य शिक्षा, योग और निजीकरण से उम्मीद कर रहे हैं। तकनीक के प्रयोग से भी हम अनेक समस्याओं को निर्मूल कर दिए जाने की आशा रखते हैं, परंतु यह सब मिलकर मनुष्य के आचरण में उन गुणों की प्रतिष्ठा शायद ही कर रहे हैं जिनकी उम्मीद से ऐसे पहल किए जाते हैं। तो इस पृष्ठभूमि के बाद आइए हम पहले उन 3 सिद्धांतों को देख लेते हैं जिसका प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित करने से पहले खंडन किया है। और उनमें जो पहला न्याय का सिद्धांत है वह न्याय का परंपरावादी सिद्धांत है, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस है, और रिपब्लिक में न्याय के परंपरावादी सिद्धांत के समर्थक सिफालस और उसके पुत्र पोलीमार्क्स हैं। इन दोनों ने कवि सिमोनिडीज की परिभाषा को स्वीकार किया है। उसी परिभाषा को प्रस्तुत करते हुए सिफालस कहते हैं कि सच बोलना और कर्ज चुका देना न्याय है। इसी बात को सिफालस के पुत्र पोलीमार्क्स ने व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय मित्रों के साथ अच्छा और शत्रुओं के साथ बुरा व्यवहार करना है, जिसकी तार्किक परिणति सुकरात के द्वारा वार्ताकारों की सहमति से दूसरों के साथ उचित व्यवहार करने के रूप में मान ली गई है। सिफालस एवं पोलीमार्क्स दोनों ही न्याय को एक कला समझते हैं। सुकरात ने इन दोनों मतों का अनेक तर्कों से खंडन किया है, जिनका समाहार यहाँ मतलब हमारी बातचीत में 4 तर्कों में किया जाएगा। पहला है न्याय को कला कहना और फिर यह कहना कि यह मित्र के साथ मित्रता और शत्रुता करना सिखाती है, आपस में विरोधी है, क्योंकि कोई भी कला अपने विषय का परिष्कार करती है। जैसे कि एक चिकित्सक अपनी चिकित्सा की कला से मरीज को स्वस्थ करता है, जबकि न्याय को एक कला मानकर यदि शत्रु के साथ बुरा व्यवहार किया जाए तो उसका कोई परिष्कार नहीं होता है। और दूसरा तर्क अब मैं लेता हूँ, मित्र और शत्रु की पहचान सहज नहीं है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मित्रता प्रदर्शित करने वाले वास्तव में शत्रु होते हैं और शत्रुवत प्रतीत होने वाले हमारे शुभचिंतक होते हैं। और न्याय यदि कला ही है तो उस कला की जिसे जरूरत नहीं है उसके लिए तो फिर न्याय निरर्थक हो जाएगी। जैसे स्वस्थ व्यक्ति के लिए डॉक्टर या घर में बैठे व्यक्ति के लिए कुशल नाविक व्यर्थ है।
इसीलिए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि जो न्याय है वह एक कला है। तीसरा तर्क जो लेते हैं सुकरात, वह है कि यदि कर्ज चुका देने को भी न्याय मान लिया जाए तो अनेक ऐसे अवसर भी हो सकते हैं जहां इस सिद्धांत का पालन न करना ही उचित होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने हथियार उधार लिया है और वापस देते समय हथियार का स्वामी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया है, तब उसे हथियार वापस नहीं देना ही उचित होगा। अर्थात यदि यहाँ पर परंपरावादी न्याय के सिद्धांत को मानकर हथियार रूपी कर्ज को चुका दिया जाए तो जिसे यह चुकाया जाएगा वह या तो अपना नुकसान कर लेगा या किसी दूसरे का नुकसान कर सकता है। और जो चौथा तर्क लेते हैं प्लेटो, वह यह है कि न्याय का यह परंपरावादी सिद्धांत न्याय को दो व्यक्तियों का संबंध बना देता है, जिसमें चतुर और कपटी व्यक्ति के सफल होने की संभावना अधिक होती है। साथ ही सभी वे व्यक्ति जो अनैतिक हैं, शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने के कारण न्यायपूर्ण मान लिए जाएंगे। यह जो तर्क है, यह जो व्याख्या है, वह एलन ब्लूम ने यह व्याख्या प्रस्तुत की है। और यहाँ यह भी बता देना जरूरी है कि यह जो न्याय का परंपरावादी सिद्धांत है उसे हम मर्केंटाइल थ्योरी ऑफ जस्टिस या व्यवसायियों का जो न्याय की प्रवृत्ति सिद्धांत होता है, यह उसका प्रतिनिधित्व करता है। परंपरावादी न्याय की वार्ता जब निष्कर्ष तक पहुंचने वाली है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, सामान्य पुस्तकों में इसकी चर्चा आपको नहीं मिलेगी। यह जब आप मूल रिपब्लिक को पढ़ रहे होंगे तभी यह चर्चा आप देख पाएंगे कि परंपरावादी न्याय की वार्ता जब निष्कर्ष तक पहुंचने वाली होती है तब पोलीमार्क्स एक ऐसा सवाल सुकरात से पूछते हैं जिसकी प्रतिध्वनि हम आज भी मित्रता के प्रसंग में सुनते हैं, और वह यह है कि ऐसे मित्र का क्या लाभ जो मित्र के लिए किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है, मतलब समय पर काम ना आए। यह तो बिना मतलब की अच्छाई हो गई, मतलब गुड फॉर नथिंग हो गया। सुकरात इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि न्यायी व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वास्तविकता यह है कि वह नुकसान पहुंचा सकता है, पर ठीक उसी तरह जैसे किसी जंगली घोड़े को नुकसान पहुंचाकर उसे और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। यह व्याख्या भी आपको एलन ब्लूम की जो ट्रांसलेशन है रिपब्लिक की उसमें मिलेगी। यहाँ एक ऐसी बात कह दी गई है जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। जंगली घोड़े को नुकसान पहुंचाने का आशय यहाँ घोड़े को प्रशिक्षित करने से है। निश्चय ही प्रशिक्षित घोड़ा जंगली घोड़े से अधिक उपयोगी है, परंतु उसके पास जंगल वाली स्वतंत्रता नहीं है और न ही वह जंगली ताकत। ठीक इसी तरह न्यायी व्यक्ति मनुष्यों को नैतिकता के अंकुश में ठीक इसी तरह न्याय व्यक्ति मनुष्यों को नैतिकता के अंकुश में रहना सिखाती है और अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करना सिखाती है। अब सुकरात के समय में प्रचलित न्याय के परंपरावादी सिद्धांत के आधुनिक रूपांतरण पर विचार कर लेते हैं। यदि सत्य बोलना और कर्ज चुका देना न्याय है, तब यह संविदा की रक्षा के लिए एक कारगर हथियार बन सकता है जिसका प्रयोग संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा में किया जा सकता है। जॉन लॉक के चिंतन में संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना गया है, और यदि आप जॉन लॉक के चिंतन की जड़ों को ग्रीक चिंतन में खोजने की कोशिश करें तो आपको वह बिंदु यहीं न्याय के परंपरावादी सिद्धांत में ही दिखाई पड़ेगा। लॉक के चिंतन में राज्य का कार्य व्यक्ति के द्वारा आपस में किए गए समझौतों को लागू करना और उल्लंघनकर्ता को दंडित करना भी है।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जॉन लॉक उदीयमान पूंजीपति वर्ग के हितों के अनुकूल राजनीति दर्शन का प्रणयन करने वाले विचारक माने जाते हैं और सिफालस तथा पॉलीमार्क्स भी सुकरात के साथ वार्तालाप में धनाढ्य कुल के ही सदस्य हैं। यदि प्रत्येक के साथ उचित व्यवहार करने को न्याय मान लिया जाए तो मानवीय संबंधों में मात्र मित्र और शत्रु ही नहीं आते हैं, आज मजदूर और तब दास भी आते थे। दासों के साथ तब न तो मित्रवत व्यवहार किया जाता था और न ही शत्रुवत। वह एक अलग प्रकार का व्यवहार था जिसमें सद्भाव तो था, पर इतना ही कि दास को दास ही बनाए रखा जाए। आज मजदूरों के साथ भी उतना ही सद्भाव किया जाता है कि वे मजदूर ही बने रहें। वस्तुतः दूसरों के साथ उचित व्यवहार की जो बात ग्रीक चिंतन के परंपरावादी न्याय सिद्धांत में की गई है, वह मानव के साथ मानव जैसा व्यवहार करना नहीं है। यह धारणा, मतलब जो न्याय की परंपरावादी धारणा है, वह समाज को स्व मतलब सेल्फ और पर अदर में बांटती है। यह जैसे को तैसा टिट फॉर टैट का समर्थन करती है, परंतु इस विचार को मान लेने पर हम हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे या आंख के बदले आंख एक दिन संपूर्ण मानव जाति को अंधा कर देगी। आदिम समाजों में इस प्रकार के प्रथा का उल्लेख मिलता है जहां आंख के बदले आंख का न्याय प्रचलित था। अतः भले ही आज न्याय का परंपरावादी सिद्धांत हमें अतार्किक लगता हो, परंतु हकीकत यह है कि हमारे पूर्वजों ने विकास के क्रम में उस न्याय को पीछे छोड़कर हमें यहाँ तक लाया है। सुकरात और प्लेटो के समय में न्याय का यह विचार धरती के एक बड़े भूभाग पर प्रचलित था। तो यह जो अभी हमने बातचीत की वह न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का जिस तरीके से प्लेटो ने खंडन किया, और प्लेटो कह रहा हूँ मतलब सुकरात ने खंडन किया, और उसे हम किस तरीके से आधुनिक सिद्धांतों से जोड़ सकते हैं, मैंने अपनी बात उस पर रखी। और अब आइए हम न्याय के दूसरे सिद्धांत के खंडन की ओर आते हैं, जिसे न्याय का उग्रतावादी सिद्धांत या रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस कहेंगे। रिपब्लिक में न्याय के उग्रतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रेसीमेकस के द्वारा किया गया है, जो कि सोफिस्ट विचारकों का प्रतिनिधि है। वे बड़े ही आक्रामक तरीके से संवाद में हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने कहा कि न्याय शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। थ्रेसीमेकस शक्तिशाली को कमजोर की अपेक्षा अधिक नैतिक भी बताते हैं। इसके पहले कि हम यहाँ और आगे बढ़ें, एकदम सिर्फ एक वाक्य में हम आपको कहना चाहेंगे कि आप जोड़ करके समझें कि आजकल जो प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करने वाला तर्क होता है वह लगभग इसी तरह का होता है। तो जो थ्रेसीमेकस है वह अपने न्याय सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि किसी भी समाज में सबसे अधिक शक्तिशाली शासन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि शासन के हित में कार्य करना न्याय है, परंतु व्यक्ति अपने हित में कार्य करना चाहते हैं, जिसके कारण उन्हें धोखाधड़ी का सहारा लेना पड़ता है और परिणामतः व्यक्ति अन्यायी होकर ही अपने हितों की रक्षा कर सकता है। अतः अन्यायी होना न्यायी होने से श्रेष्ठ है, यह थ्रेसीमेकस कह रहे हैं। जहां न्याय के परंपरावादी सिद्धांत की परिणति जैसे को तैसा टिट फॉर टैट और वाणिज्यिक वर्ग के हितों में होता है, वैसे ही न्याय के उग्रतावादी सिद्धांत की परिणति जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, या शासक वर्ग के हित सिद्धि में होती है। प्लेटो इस सिद्धांत पर चर्चा करते हुए मुख्यतः 3 तर्कों का प्रयोग करते हैं इसके खंडन के लिए। पहला, शक्तिशाली होने के लिए एकता आवश्यक है, और एकता कुछ मूल्यों पर आपसी सहमति और उसके अनुपालन से आती है, परंतु धोखाधड़ी करने वाले किसी मूल्य पर सहमत नहीं हो सकते हैं, फिर उनके शक्तिशाली होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
दूसरा तर्क यह है कि शक्तिशाली वह है जो अपनी सीमाओं और अपनी कमियों, अपनी अक्षमताओं को जानता है। और अपनी कमियों को जानने वाला व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ता है, जबकि अन्यायी व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में पड़कर अपनी शक्ति नष्ट कर लेता है। जो तीसरा तर्क प्लेटो का है, उसमें वह कहते हैं कि शासन भी एक कला है और अन्य कलाओं की तरह इसका उद्देश्य भी अपने विषय वस्तु को बेहतर बनाना है। परंतु जब शासन अपने ही हितों की पूर्ति में लगा रहेगा, तब शासितों की अवनति होगी और फिर यह एक कला के रूप में भी प्रतिष्ठित नहीं रह जाएगी। सोफिस्ट न्याय के समर्थन में जो तर्क देते हैं, वह आज सुकरात के द्वारा दिए गए उत्तर से हटकर दो अन्य रूपों में अधिक विस्तृत होकर हमारे सामने प्रकट हुआ है। मतलब अब मैं बात करूंगा कि जो सोफिस्ट न्याय का तर्क है, वह हमारे आज के समय में किस रूप में परवर्टेड होकर के सामने आया है, उसको देखने समझने का प्रयास करें। और वह उसमें से जो मैं कह रहा हूं कि उसके दो रूप में हमारे सामने आता है, उनमें से पहला है मार्क्सवाद। यदि हम मार्क्स के विचारों पर नजर डालें तो पाते हैं कि उन्होंने धर्म, नैतिकता, संस्कृति आदि को ऐसा साधन बताया जिसके द्वारा शासक वर्ग आम जनता से शासन के प्रति समर्थन हासिल करता है, या यूं कहें कि यह सब जनता में ऐसा नजरिया उत्पन्न करते हैं जहां शोषण दिखाई नहीं देता है, जबकि मार्क्स के अनुसार राज्य शोषण का एक साधन है। अतः धर्म, नैतिकता, संस्कृति आदि जिनके संबंध में यह कहा जाता है कि यह सब व्यक्ति को नैतिक यानी कि सद्गुणी बनाते हैं, वह वास्तव में व्यक्ति को कमजोर कर रहे होते हैं। और आप ध्यान दीजिए, थ्रेसिमेकस भी ऐसा ही कर रहे थे कि न्याय का सिद्धांत क्या करेगा, वह व्यक्ति को कमजोर कर देगा। यदि इस अर्थ में देखें तो सुकरात द्वारा थ्रेसिमेकस को दिया गया उत्तर छोटा पड़ जाता है। छोटा पड़ जाता है कि मतलब उसका विस्तार जब हम आगे मार्क्स तक करते हैं तब वहां आकर के छोटा पड़ जाता है। दूसरा पक्ष जो है, मैंने शुरू में ही कहा था कि आज के संदर्भ में उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा पक्ष जो है वह उत्तर आधुनिक चिंतन और विशेषकर इसके प्रवर्तक नीत्शे के चिंतन में देखने को मिलता है। नीत्शे मानते हैं कि समाज में दो प्रकार की नैतिकता पाई जाती है। उच्च वर्ग की नैतिकता मतलब डायोनीसियन इथिक्स, और निम्न वर्ग की नैतिकता मतलब अपोलियन इथिक्स। निम्न वर्ग की नैतिकता को नीत्शे उच्च वर्ग की नैतिकता की प्रतिक्रिया में बना हुआ मानते हैं। नीत्शे ने यह भी कहा कि शुरू में उच्च वर्गों की नैतिकता विशुद्ध प्रकार की होती थी, किंतु कालांतर में उनमें विकृति आ जाती है और निम्न वर्ग फिर उसी की प्रतिक्रिया में अपनी नैतिकता को परिभाषित करता है। इस तरह किसी भी वर्ग की नैतिकता निर्दोष नहीं होती है। अब भला इस दोष युक्त नैतिकता से किसी ऐसे सद्गुण की स्थापना कैसे की जा सकती है जिसे सर्वोत्कृष्ट मूल्य कहा जा सके। अब इतनी जो बात मैं कहा उसको फिर से आप प्लेटो से जोड़ करके समझिए। तो प्लेटो की जो न्याय है उसमें वह क्या कह रहे हैं कि जो न्याय से जुड़ा हुआ सद्गुण है वह जीवन के अन्य क्षेत्रों में जो श्रेष्ठता है उससे श्रेष्ठ सद्गुण है। और जब आप नीत्शे को पढ़ेंगे, पोस्ट मॉडर्निज्म को पढ़ेंगे, तो वो क्या बताएंगे, वो बता रहे हैं कि जो सभी प्रकार की नैतिकताएं हैं वह अपूर्ण हैं, उनमें न्यूनता है। तो ये बात वहीं आकर के टिक जाती है। इसका तात्पर्य जैसा मैं कह रहा हूं कि यह हुआ कि सद्गुण की कोई सार्वभौम मान्यता नहीं होती है और नीत्शे इसी का समर्थन करते हैं। न्याय के सोफिस्ट तर्क का यहाँ जिन दो रूपांतरणों का उल्लेख किया गया है उन दोनों में ही सद्गुण और नैतिकता को वर्ग हितों के सापेक्ष परिभाषित किया गया है। सुकरात इसे नैतिकता की संज्ञा नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह सत्य की अपेक्षा मत यानी कि ओपिनियन पर आधारित है। और अब आइए हम न्याय का जो तीसरा सिद्धांत स्थापित हुआ है जिसका खंडन किया गया है प्लेटो के द्वारा,
स्थापित तो पहले से ही है, हम उसकी चर्चा करते हैं और उसको हम कहेंगे न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत या रियलिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस। न्याय के यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन रिपब्लिक में ग्लॉकन ने किया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन दूसरे अध्याय में हुआ है, दूसरे अध्याय मतलब रिपब्लिक के दूसरे अध्याय में, जहां न्याय का उग्रवादी सिद्धांत शक्तिशाली के हित को न्याय की संज्ञा देता है, वहीं न्याय के यथार्थवादी सिद्धांत में कमजोर की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ द वीकर को न्याय कहा गया है। ग्लॉकन के साथ एडिमेंटस भी वार्तालाप में सहभागी बन जाते हैं और दोनों ने मिलकर जिस तरह से तर्क उपस्थित किया है उसमें कानून और न्याय की उत्पत्ति में एक सामाजिक समझौते सिद्धांत का आभास मिलता है, जिनका निष्कर्ष यह है कि कानून कमजोर और बलशाली के बीच एक समझौता है, जिसके तहत बलशाली कमजोर पर हमला न करने और कमजोर अन्याय न सहने का निश्चय करते हैं। यहाँ ग्लॉकन ने थ्रेसीमेकस के विचार को एक नया आयाम दिया है। जैसा कि वार्ता आरंभ करने के पूर्व उसने ऐसा कहा भी था कि वह थ्रेसीमेकस की जो बात है उसमें कुछ और जोड़ना चाहता है। दोनों के तर्कों की प्रकृति पर विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि थ्रेसीमेकस ने मूल्यों को परिभाषित करने में सत्ता और ग्लॉकन ने परंपरा तथा कानून की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। ये हैकर का इंटरप्रिटेशन है। सुकरात ने इस तर्क का खंडन करते हुए कहा कि जिस तरह छोटे अक्षरों की अपेक्षा बड़े अक्षर अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार एक व्यक्ति के न्याय की अपेक्षा संपूर्ण शहर के न्याय के संदर्भ में विचार करना उचित होगा। आगे सुकरात कहते हैं, और जिस पर ग्लॉकन और एडिमेंटस सहमत भी हो जाते हैं, कि शहरों की शुरुआत इसलिए होती है कि हम सब अपने आप में अपूर्ण हैं और हम सबको परस्पर एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। अब चूंकि लोगों की आवश्यकताएं ही अलग अलग नहीं हैं, बल्कि क्षमताएं भी अलग अलग हैं, अतः अलग अलग क्षमताओं के लोगों द्वारा अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति कोई आरोपित आचरण नहीं है, बल्कि स्वाभाविक है। उसी प्रकार न्याय आरोपित नहीं है और न ही यह कोई बाध्यता है जो कमजोर और बलशाली के हितों में टकराव को रोकने हेतु उत्पन्न हुई है। अब यहाँ देखिए तो प्लेटो जिस तरीके से खंडन करते चल रहे हैं, उसी में उनके न्याय के जो सिद्धांत, अपने न्याय के सिद्धांत हैं, वह भी विकसित होते चले जा रहे हैं। प्लेटो ने ग्लॉकन के मत का खंडन करने के लिए जब सुकरात को राज्य के उपमा का प्रयोग करने के लिए सहमति प्राप्त कर लेते हैं कि जब उनके सिद्धांतों का वह खंडन करेंगे तो वह राज्य के उपमा का प्रयोग करेंगे, इसके लिए वो सहमति लेते हैं पहले। और जब ये सहमति उनको मिल जाती है और जहाँ से ये बातचीत शुरू होती है, तभी से ग्लॉकन समर्पण कर देगा, ऐसा एकदम से निश्चित लगने लगता है और आगे चलकर यही हुआ भी। सुकरात अब दूसरा तर्क प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने ग्लॉकन से अब एक स्वस्थ शहर के बारे में पूछा और इस बात पर सहमति हुई कि एक स्वस्थ शहर माने कि हेल्दी सिटी वह है जहां लोग अपने स्वभाव के अनुकूल निर्धारित कार्य करते हैं और अपनी सीमाओं का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए शहर में शिकारी भी जरूरी है, पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि जिस तरह वे हिंसक जानवरों का शिकार करते हैं उसी तरह मनुष्यों का भी शिकार करने लगें। और जो बात न्याय के संदर्भ में एक शहर के लिए सही है, वही न्याय के संदर्भ में एक व्यक्ति के लिए भी सही है। अब तक जो सिद्धांत यानी कि परंपरावादी और उग्रवादी सिद्धांत जो सुकरात के प्रतिपक्षी प्रतिपादित कर चुके हैं, उनमें एक सामान्य बात है कि उन दोनों का ही झुकाव न्याय और व्यक्तिगत हित में किसी बिंदु पर सामंजस्य स्थापित कर लेना है। ध्यान दीजिए, यह महत्वपूर्ण बात है
क्या है जो तर्कों, जिन सिद्धांत, न्याय के जिन सिद्धांतों का खंडन प्लेटो कर रहे हैं, उनमें एक जो कॉमनलिटी है वह ये है कि ये सभी चाहते हैं कि न्याय का सिद्धांत और जो व्यक्तिगत हित है उसके बीच में कहीं एक समझौता हो जाए और उसे ही न्याय कहा जाए। परंतु वे जिस व्यक्तिगत हित के प्रति संवेदना प्रदर्शित करते हैं वह सुकरात द्वारा नग्न स्वार्थवाद साबित कर दिया जाता है। और यदि इसको कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये कंज्यूमरिज्म हमारे सामने ऐसा ही करता है। और यदि आज के न्याय के सिद्धांतों को, जिसमें हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, आखिर इसमें भी तो एक तरह का न्याय प्रचलित है। तो आप पाएंगे कि यह जो न्याय का सिद्धांत है वह क्या कर रहा है कि यह जो व्यक्ति का स्वार्थ है उसके इर्द गिर्द इसको समेट लेने की कोशिश की जाती है। तो एक और हम प्रयास कर रहे होते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे न्याय के सिद्धांत, हमारे कानून, हमारे राज्य ऐसे हों जहाँ पर स्वार्थपरता को बढ़ावा दिया जाए, और फिर अलग बैठ के चिंता करने लगते हैं, रोने लगते हैं कि समाज तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। खैर चलिए, ये चीज़ें हैं और इनको गहरे से समझना, सोचना चाहिए, और शायद इसीलिए हम लोग पॉलिटिकल थॉट पढ़ा करते हैं। तो परंपरावादी और उग्रवादी न्याय के सिद्धांतों में प्राकृतिक व्यक्ति, मतलब कि जो असंस्कारित मनुष्य है और उसकी जो निर्द्वंद और निरपेक्ष स्वतंत्रता है, उसी की ओर झुकाव पड़ता है, उसी की ओर ज़्यादा वो झुके हुए दिखाई पड़ते हैं। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से बनने वाली जितनी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत भी, उसमें भी आपको यह झुकाव दिखाई पड़ेगा। परंतु इसे सामाजिक रूप और सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने वाला तर्क, अब यहाँ मैं फिर से उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो न्याय के 3 पहले से प्रचलित सिद्धांत थे उनके बारे में कह रहा हूँ कि जो निर्द्वंद और निरपेक्ष स्वतंत्रता की ओर झुकाव है, और उस झुकाव को फिर एक सामाजिक स्वीकृति कैसे प्रदान किया जाए, इसका तर्क उन तीनों के पास नहीं है। जब भी प्राकृतिक व्यक्ति की निर्द्वंद और निरपेक्ष स्वतंत्रता को सामाजिक रूप दिया जाएगा, तब उससे उत्पन्न होने वाला सद्गुण निम्न कोटि का हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, जब भी मैं कह रहा हूं कि जब भी प्राकृतिक व्यक्ति की निर्द्वंद और निरपेक्ष स्वतंत्रता को सामाजिक रूप दिया जाएगा, तब उससे उत्पन्न होने वाला सद्गुण निम्न कोटि का हो जाएगा। और आप विचार करिए कि इंडिविजुअलिज्म के साथ जब हम एक एटोमिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल को लेकर के, एक एटोमिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी को लेकर के चलते हैं, तब क्या कहीं ना कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे होते हैं। खैर, परंतु ऐसा करना जरूरी होता है। क्यों? विशेषकर इसलिए कि समाज में हमेशा ताकतवर लोगों की अपेक्षा कमजोर लोगों की संख्या अधिक होती है, जो यह सोचते हैं कि वे न्याय करने की अपेक्षा अन्याय के शिकार अधिक होते हैं। ऐसे कमजोर लोग ही मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि वे न तो अन्याय सहेंगे और न ही अन्याय करेंगे। इसी तरह के निर्णय से सामाजिक व्यवहार के जो नियम बनते हैं उनसे न्याय स्थापित होता है। अतः यह कहना समीचीन होगा कि न्याय निर्बल का हित है, जिनके लिए अन्याय है तो श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ सद्गुण है, पर वो अन्याय करने में समर्थ नहीं है, इसीलिए मान ले रहे हैं, एक समझौता कर ले रहे हैं। वो समझौता अपने आप से कर रहे हैं, मतलब अपनी सामाजिकता से कर रहे हैं। मतलब वो सामाजिक होना चाह नहीं रहे थे, लेकिन करना पड़ रहा है। इस तरह न्याय और सामाजिक हित में ग्लॉकन सामंजस्य तो स्थापित कर लेते हैं। और ध्यान दीजिए, पहले मैंने ऐसा कहा था कि जो पहले के 2 न्याय सिद्धांत थे, मतलब परंपरावादी न्याय सिद्धांत और जो रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस थी, वो ऐसा नहीं कर पाए थे, लेकिन ग्लॉकन तो ऐसा कर लेते हैं। परंतु इसमें क्या हो गया
कि न्याय को वे प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता से न्यून कर देते हैं, नीचे ले आते हैं, जैसा कि परंपरावादी न्याय का जो सिद्धांत था और जो रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस थी वो करने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता का परित्याग कर दिया जाता है। यदि हम रिपब्लिक के दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ग्लॉकन द्वारा रखी गई समस्या पर विचार करें तो इस संदर्भ को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ग्लॉकन ने प्रस्तावित किया है कि जिस तरह जिम्नास्टिक या अन्य कला मनुष्य में कोई दक्षता उत्पन्न करती है, उसी तरह न्याय या सुकरात, जिसे सद्गुण कह रहे हैं, वह मनुष्य में कौन सी दक्षता उत्पन्न करती है। ग्लॉकन इस तर्क के द्वारा सुकरात के लिए समस्या खड़ी करना चाहते हैं कि आखिर आत्मसंयम, साधुता आदि, जिसे सुकरात न्याय कर रहे हैं, के जरिए व्यक्ति किस क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकता है। यह व्यक्ति को न तो अच्छा घुड़सवार बना सकती है और न ही अच्छा एक जिम्नास्टिक का योद्धा बना सकती है। परंतु प्लेटो ने जब सुकरात के जरिए न्याय की विशिष्टताओं में कार्य विशेषीकरण को भी जोड़ दिया, तब जाकर के ग्लॉकन की जो मतलब प्रस्थापना थी, तर्क था, वह बिल्कुल छूमंतर हो गया, मतलब गायब हो गया, जिसे पहले ग्लॉकन नहीं समझ रहे थे। और चलिए अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर आते हैं। तो जब न्याय के इन तीन सिद्धांतों का खंडन हो रहा होता है तो उसी क्रम में प्लेटो के न्याय सिद्धांत की एक विस्तृत कार्य योजना और उसकी जो मेटाफिजिक्स है, उसकी जो साथ में एपिस्टेमोलॉजी है, वह डेवलप होती जाती है। लेकिन जब हम अलग से इस पर विचार करते हैं तो यह थोड़ा ज़्यादा संश्लिष्ट रूप से हम बातचीत कर सकते हैं। प्लेटो ने अपने समाज में प्रचलित न्याय के विभिन्न मतों का खंडन करने के पश्चात अपने न्याय सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। सुकरात के लिए न्याय एक सद्गुण है जिसका तात्पर्य अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। प्लेटो के मनुष्य के मूल स्वभाव को आत्मा के गुण से प्लेटो ने आत्मा के मूल स्वभाव को आत्मा के गुण से संबंधित माना है। यह तीन प्रकार का है: विवेक, साहस और क्षुधा। इन तीनों गुणों को प्लेटो ने तीन कार्यों से जोड़ा है। विवेक का कार्य है शासन, साहस का कार्य है प्रतिरक्षा और क्षुधा का कार्य है उत्पादन। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को विस्तार से समझने के लिए यहाँ हम दो अन्य तथ्यों पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। उसमें से पहला है कि प्लेटो के चिंतन में सद्गुण के अंतर्गत ज्ञान, साहस और आत्मसंयम के साथ न्याय का भी उल्लेख किया गया है। और दूसरा, न्याय व्यक्ति का ही सद्गुण नहीं है बल्कि यह राज्य का भी सद्गुण है। इन दोनों तत्वों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि प्लेटो के चिंतन में न्याय के दो स्वरूप हैं, परंतु वे आपस में खंडित नहीं हैं। उनमें यांत्रिक संबंध नहीं है बल्कि उनमें एक सावयवी ऑर्गेनिक रिलेशन है। और इसीलिए हम जब कहते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, मतलब एक को हम कहेंगे न्याय का व्यक्तिगत स्वरूप और दूसरे को कहेंगे न्याय का सामाजिक स्वरूप, तब यहाँ हम न्याय को बांट नहीं रहे होते हैं बल्कि उसका वर्गीकरण इस नाते कर रहे होते हैं कि हम उसको दो पर्सपेक्टिव में देख सकें। एक पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल का अपना पर्सपेक्टिव है, इंडिविजुअल ना कहें, पर्सन कहना ज़्यादा अच्छा होगा, पर्सन का अपना पर्सपेक्टिव है, और एक सोसाइटी का अपना पर्सपेक्टिव है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत का जो व्यक्तिगत स्वरूप है। यह विशिष्ट सद्गुण है जिसका अर्थ है अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना। यहाँ प्लेटो ने स्वभाव को प्राकृतिक अर्थ में लिया है, जैसे आँख का कार्य देखना और कान का कार्य सुनना है। परंतु इसका एक मनोवैज्ञानिक रूपांतरण भी प्लेटो स्वीकार करते हैं जिसमें वे आत्मा के तीन अलग अलग गुण को तीन अलग अलग कार्यों से जोड़ देते हैं।
जैसे विवेक का कार्य है शासन, साहस का प्रतिरक्षा और क्षुधा का उत्पादन। इसका यह मतलब नहीं है कि शासन करने वाली प्रवृत्ति जिस मनुष्य में है उसमें साहस और क्षुधा की प्रवृत्ति है ही नहीं, या जिसमें उत्पादन करने वाली प्रवृत्ति है वह विवेक और साहस से पूर्णतः मुक्त है। इस बात को समझने के लिए हमें फेडो और फ्रेडस में सुकरात के वक्तव्यों को ध्यान में रखना होगा। ये दो उनकी प्लेटो की ही रचनाएं हैं। कौन सी? फेडो और फ्रेडस। उसे रिपब्लिक के विशेषकर चतुर्थ अध्याय के संवादों से जोड़कर समझना होगा, जिससे सुकरात का यह विचार प्रकट होता है कि विवेक आत्मा का स्वरूप गुण है। स्वरूप गुण वे गुण होते हैं जो कभी भी बदलते नहीं हैं। उदाहरण के लिए त्रिभुजता त्रिभुज का स्वरूप गुण है। अतः विवेक सभी मनुष्य में विद्यमान है, जिस तरह त्रिभुजता सभी त्रिभुजों में विद्यमान होती है। परंतु यह संभव है कि किसी मनुष्य में विवेक की प्रधानता हो, किसी में साहस की प्रधानता हो और किसी में क्षुधा की प्रधानता हो। और जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं तो होंगी, लेकिन वो समबाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं और विषमबाहु भी त्रिभुज भी हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे होते हैं तो वहाँ इस बात को स्पष्ट करते हैं। अब आगे आइए। प्यास से आतुर होने पर भी हम किसी भी प्रकार के जल को पीने के लिए प्रवृत्त नहीं हो जाते हैं, बल्कि स्वच्छ जल की तलाश करते हैं। यह क्षुधा को विवेक का निर्देश है। क्षुधा तो था, लेकिन साफ पानी पिएंगे कहाँ से आया? ये विवेक का निर्देश आया। इसी तरह व्यक्ति जब अपने आत्मा के प्रधान गुण के अनुरूप कार्य करता है और विवेक के निर्देश को स्वीकार करता है, तब यह न्याय और सद्गुण का व्यक्तिगत प्रारूप है। यहाँ व्यक्ति विवेक के निर्देश का पालन किसी बाह्य बाध्यता या भय के कारण नहीं करता है, बल्कि अपनी ही अंतरात्मा की आवाज को सुनकर करता है। वास्तव में प्लेटो ने आत्मसंयम को जब एक सद्गुण बताया है, तब उनका उद्देश्य विवेक के नियंत्रण को स्वीकार करने से ही है। यह तो हुआ न्याय का व्यक्तिगत स्वरूप। अब आइए हम न्याय के सामाजिक स्वरूप पर बात कर लेते हैं। प्लेटो का तर्क है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। यह बृहद किसी ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं है जो इसके नागरिकों के उद्देश्य से अलग है। जब प्लेटो राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप कहते हैं, तब उनका आशय राज्य के आकार से नहीं है, बल्कि राज्य की उस प्रकृति से है जो व्यक्ति के ही समान है, परंतु वह समूह का प्रतिनिधित्व करता है, इसी कारण बृहद है। अतः यह कहना समीचीन होगा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। यह एक दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक सत्य को उद्घाटित करने वाला कथन है। सुकरात ने ग्लॉकन से संवाद के क्रम में पूछा कि क्या राज्य का निर्माण ओक के वृक्षों और चट्टानों से होता है या इसमें निवास करने वाले नागरिकों के चरित्र से होता है। ग्लॉकन सुकरात के मत से सहमति प्रदर्शित करते हुए मानते हैं कि राज्य का निर्माण उन व्यक्तियों के चरित्र से होता है जो इसमें निवास करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस तरह आत्मा के 3 गुण 3 कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी तरह इन 3 कर्तव्यों का पालन करने वाले नागरिकों द्वारा समाज में 3 वर्गों का निर्माण होता है। विवेक प्रधान जो हैं वो शासक वर्ग होते हैं, साहस प्रधान जो हैं वो सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं, और जो क्षुधा प्रधान हैं वह उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। और यह सभी विवेक के नियंत्रण को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यह प्लेटो के चिंतन में न्याय का सामाजिक स्वरूप है और इसी रूप में राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। प्लेटो का यह जो तर्क है, जहां उन्होंने न्याय सिद्धांत के द्वारा एक ही साथ 5 लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
एक एक करके मैं उसकी चर्चा आपके साथ करता हूं। पहला, व्यक्ति और राज्य के उद्देश्य तथा प्रकृति में एक रूपता स्थापित करने का लक्ष्य जो है उसको प्राप्त कर लिया है। दूसरा है व्यक्ति एवं नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक नैतिकता तथा राजनीतिक दायित्व। इसको मैं फिर से दोहराता हूँ, जो दूसरी इनकी जो लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं वह है व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक नैतिकता और राजनीतिक दायित्व के बीच में जो विरोधाभास है उसको भी इसके माध्यम से प्लेटो समाप्त कर लेते हैं। और तीसरा, कम से कम शक्ति के प्रयोग के द्वारा अनुशासन की व्यवस्था की जा सकती है, इस न्याय सिद्धांत के द्वारा। तो इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। और चौथा है व्यक्ति के वांछित और श्रेयस्कर का जो द्वंद्व है उसको समाप्त कर लेते हैं। और उसको समाप्त करने के लिए दक्षता को अर्जित करना एक और इसके लिए अवसर उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। और जो पांचवा लक्ष्य है उसको जो प्राप्त करते हैं अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से, वह है वर्ग विरोध को वर्ग एकता में परिवर्तित कर देना। यह जो पांचवा लक्ष्य है उसकी ओर हमारा ध्यान मैकलीलैंड ने आकर्षित किया है। प्लेटो ने न्याय के संदर्भ में, जैसा कि डूरा लिखते हैं, मतलब विल डूरा, कि इस दृष्टि से विचार किया कि यदि मनुष्य सरल होंगे तब न्याय की समस्या भी सरल होगी। ये डूरा का तर्क है। विलासिता और लालच मनुष्य के जीवन में जटिलता को बढ़ाते हैं और इससे राज्य अमीर और गरीब में बढ़ जाता है। जिनमें आपसी वर्ग विरोध उग्र होता है, ऐसे किसी भी राज्य में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है, पर वह न्याय अज्ञानता पर आधारित होगी जो यथार्थ में अन्याय है, पर लोग भ्रांतिवश उसे ही न्याय समझने लगते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कुशासित राज्य भी न्याय की मान्यताओं का सहारा लेते हैं, परंतु इसके सहारे वे अपने कुरूप चेहरा को छुपाते हैं। और आप यदि आज की दुनिया में तमाम राज्यों को देखिए तो वे ऐसा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आखिर जो डिफंक्ट कहे जाने वाले स्टेट हैं वहाँ भी तो किसी न किसी तरह के न्याय के सिद्धांत का पालन हो रहा है, तो वह ऐसा ही है। या जो बड़े श्रेष्ठ राज्य हैं जिन्हें हम डेमोक्रेटिक समझते हैं, वो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या वह न्याय कर रहे हैं? वो इस पीढ़ी के साथ अन्याय कर रहे हैं, आने वाली संततियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन एक न्याय का उन्होंने लिया हुआ है मुखौटा जिसमें विकास को जोड़ा हुआ है और उसके सहारे कहा करते हैं कि हम न्याय कर रहे हैं। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को जब आप समझेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रकट होकर के हमारे सामने आने लगती हैं। तो क्या कहा? मैं कह रहा था कि इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि जो कुशासित राज्य भी किसी न किसी न्याय की मान्यताओं का सहारा लेते हैं, परंतु इसके सहारे वे अपने कुरूप चेहरा को छुपाते हैं। वे भी राज्य में किसी न किसी प्रकार से एकता स्थापित करना चाहते हैं, पर इस एकता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप की बलि चढ़ा देते हैं। हॉब्स का लेवियाथन भी व्यक्ति का बृहद रूप ही है और पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण होने के नाते हीगल का राज्य भी व्यक्ति की तुलना में अत्यंत विराट है। परंतु इन चिंतकों ने राज्य की विराटता के सामने व्यक्ति को अकिंचन बना दिया है। यहाँ एकता तो है किंतु समरसता नहीं है, और यह एकता भी आरोपित एकता है, जहाँ व्यक्ति निरंतर सामाजिक हित के आगे नतमस्तक किया जाता है। अतः वह या तो व्यवस्था से भाग जाना चाहता है क्योंकि उसे प्रतीत होता है कि वह वास्तव में जैसा है उसे वैसा न तो समझा जाता है और न ही बनने दिया जाता है, या व्यवस्था को धोखा देना चाहता है। तो जो व्यवस्था से भाग जाना चाहता है या व्यवस्था को धोखा देना चाहता है, क्यों? क्योंकि जैसा मनुष्य है यह व्यवस्था उसको उस रूप में ट्रीट नहीं करती है, और इस बात से जो पीड़ा उभर करके सामने आती है उस पीड़ा को ही आगे चल करके आप अस्तित्ववाद में पढ़ेंगे।
तो अभी तक ही आपने कम से कम ये देख लिया होगा कि प्लेटो को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें इतने एंगल्स आते हैं कि शायद उन पर बहुत बड़े तरीके से विचार करते हुए व्हाइटहेड ने यह सही ही कहा था कि जो पूरा पाश्चात्य दर्शन है वह प्लेटो के विचारों पर पाद टिप्पणियाँ यानी कि फुटनोट्स हैं। खैर, इस मुद्दे पे अभी नहीं जाऊंगा। अभी हम लोग बातचीत कर लेते हैं जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसकी क्या विशेषताएं हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कर्तव्य पालन की योजना है और यह कर्तव्य किसी भय या बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित नहीं है, बल्कि स्वभावगत कर्तव्य का पालन है। स्वभाव के विरुद्ध कार्य करना प्लेटो के लिए अन्याय है। यह अधिकार आधारित नहीं है, अपितु यह सम्मान आधारित है। मतलब व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो यह एक राइट फॉर्म में नहीं है। राइट मतलब अधिकार के सेंस में नहीं है, बल्कि सम्मान के सेंस में है। सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो कानून के द्वारा किसी को बाध्य करके प्राप्त की जा सकती हो। यह व्यक्ति के द्वारा संपादित कार्यों का परिणाम होता है जो समाज के सदस्य स्वाभाविक रूप से उसे देते हैं, जो इस योग्य होता है। इसी कारण समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता है। और हम जब भी आज प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं तो यही तर्क हम लेते हैं। ये अलग बात है कि हम इसको इसी तरीके से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, परंतु यह भी सत्य है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का एक वांछित लक्ष्य एक ही प्रकार का नहीं होता है। जब सभी का वांछित लक्ष्य एक ही प्रकार का नहीं है और उनकी अभिरुचियां भी अलग अलग प्रकार की हैं, तब उनके कार्यों से उन्हें एक ही प्रकार का सम्मान मिल भी नहीं सकता है। इस तय तथ्य को उदारवाद ने इतनी सहजता से नहीं समझा और प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा का पात्र घोषित कर दिया, परंतु समान रूप से गरिमा का पात्र मान लिए जाने से भी समान रूप से सम्मान प्राप्त करना संभव नहीं है। इसमें बाधा यह है कि गरिमा का पात्र होने के नाते व्यक्ति को कर्म की स्वतंत्रता भी अधिकार के रूप में प्राप्त हो गई। अब कर्म अपने हिसाब से करेंगे और सम्मान दूसरों से प्राप्त करना चाहेंगे, तो भाई ये कैसे संभव है। और आज के समाज में जो न्याय की समस्या है जिस पर चर्चा कम ही की जाती है, मतलब इन पर ना तो जॉन रॉल्स ने चर्चा किया, इस पर न तो वॉल्जर ने चर्चा किया और न ही इस पर मैकिंटायर ने चर्चा किया, न ही नोजिक ने किया। लेकिन प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो बारीकियां हैं उनमें आप खोजेंगे तो आपको मिलेगा कि अभी भी बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं और अभी भी प्लेटो को पढ़ा जाना क्यों जरूरी है। प्लेटो व्यक्ति को अपने न्याय सिद्धांत में सम्मान का पात्र बनाना चाहते हैं और इसके लिए एक दूसरे के अधिकार का उल्लंघन रोकने के बजाय एक दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप को रोकने की योजना बनाते हैं। इस योजना में व्यक्ति को वही कार्य करना है जिसके लिए उसकी प्रकृति सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इतनी चर्चा जो हम करते हैं तो हम कहते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत कर्तव्य पालन की योजना है। दूसरा जो उसकी हम विशेषता देखते हैं वह है कार्य विशेषीकरण की, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और श्रम विभाजन की, डिवीजन ऑफ लेबर की। अपनी आत्मा के प्रधान गुण के अनुसार समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं, ये आप जान ही चुके हैं। इनके लिए 3 अलग अलग कार्य प्लेटो द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते रहने से व्यक्ति अपने कार्य में दक्ष हो जाता है और श्रेष्ठता भी अर्जित करता है। और यकीन मानिए कि आज जो हमारा स्पेशलाइजेशन का प्लानिंग है, जो एजुकेशन है, वह भी यही करता है कि एक ही काम को बार बार लगातार करते रहिए। यह श्रेष्ठता उसे जहां अपने कार्य में संतोष प्रदान करती है, वहीं वह समाज का अधिक उपयोगी सदस्य भी बनता है। कार्य विशेषीकरण को स्वरुचि आधारित बनाकर प्लेटो ने अकर्मण्यता और अयोग्यता पर भी विजय प्राप्त कर लेने की पहल की है
आप इसको आज के समय में यदि देखिए तो जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जिनके पास फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, वो क्यों अकर्मण्य हो जाते हैं? तो आप यहाँ वही पाएंगे कि वो अपने रुचि का काम नहीं कर रहे होते हैं। तो कम से कम प्लेटो तो इस मुद्दे को भी एड्रेस कर रहे हैं। यह एक ऐसी योजना है जिसे आधुनिक राज्यों द्वारा भी अपनाया गया है और मैक्स वेबर जैसे विचारकों ने भी विशेषीकरण के बिना औद्योगिक अर्थव्यवस्था का संचालन असंभव माना है। तथापि यह सत्य है कि एक संगठित समाज में विशेषीकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह उत्पादन वृद्धि, सुशासन, प्रतिरक्षा और यहाँ तक कि सुगम जीवन के लिए आवश्यक है। परंतु आधुनिक राज्य विशेषीकरण के आधार पर कार्य विभाजन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक राज्य विशेषीकरण के आधार पर कार्य विभाजन करते हैं। आधुनिक राज्य विशेषीकरण का निर्धारण शैक्षणिक कौशल के आधार पर करते हैं और शिक्षा का चुनाव विद्यार्थी की रुचि, उसके परिवार की पृष्ठभूमि तथा उसकी आर्थिक स्थिति के द्वारा निर्धारित होती है। इस व्यवस्था में व्यक्ति द्वारा अर्जित दक्षता और उसकी स्वाभाविक रुचि में तालमेल होगा, यह संयोग की ही बात होती है। फलतः व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें उसका मन नहीं लगता है और वह अपने उत्पादित वस्तु तथा अपने कार्य से अलगाव महसूस करता है। यह भी एक ऐसी व्याख्या है जो आगे चल करके एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स ने उसको ज़्यादा डेवलप किया है। तो यदि प्लेटो के न्याय सिद्धांत और उससे बनने वाले समाज को देखेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह के एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स आने की समस्या शायद ही दिखाई पड़े। अब आइए हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अगली विशेषता की चर्चा करते हैं। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत अहस्तक्षेप का सिद्धांत है। यह व्यक्ति को दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकती है। प्लेटो ने अपने समय में जो अराजकता देखा उसका कारण विभिन्न वर्गों का एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप भी था और आज तो यह बहुत बढ़ गया है। आज भी हम जिसे कुशासित राज्य समझते हैं वहाँ प्रायः सेना का या फिर धनिक वर्ग का राजनीति में हस्तक्षेप पाते हैं। प्लेटो अपने समय में इस दोष को दूर करने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहा कि शासक, सैनिक या उत्पादक वर्ग में कोई भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। यहाँ हस्तक्षेप का तात्पर्य मात्र वर्गीय हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करना ही नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का भी अपने पेशा को छोड़कर दूसरे के पेशा को अपनाने की जो प्रवृत्ति होती है, बार बार जॉब चेंज करने की प्रवृत्ति होती है, जिसको आजकल हम लोग लिबर्टी कहा करते हैं, उस ओर भी प्लेटो का न्याय सिद्धांत हमारा ध्यान आकर्षित करता है। और हम क्या देखते हैं कि बार बार जॉब चेंज करने से आदमी क्या करता है, उसको अधिक सैलरी मिल जाती है और उसके माध्यम से वह अधिक ज़्यादा उपभोग कर पाता है। इसके अलावा क्या कर पाता है? ऐसा बहुत ही कम होता है कि जॉब चेंज करने की वजह से कोई समाज का बहुत ही उपयोगी नागरिक बन गया हो। तो जब हम प्लेटो के संदर्भ में न्याय को पढ़ते हैं तो इन मुद्दों पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। इबनस्टीन ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता बताते हुए इसको रचनात्मक कहा है कि मतलब यह एक आर्किटेक्ट की जो शैली होती है, जो आर्किटेक्चर होता है, तो यह उस तरह का है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत रचनात्मक 3 कारणों से है। पहला यह कि आदर्श राज्य की रचना का आधारभूत तत्व है। दूसरा यह कि मानव एवं प्रकृति के मध्य तथा एक मानव के दूसरे मानव के साथ जो संबंधों की पृष्ठभूमि है और जो उसकी एक कार्य योजना है उसको भी यह तैयार करता है, इसलिए भी यह रचनात्मक है। और तीसरा, यह व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंधों का एक सेतु तैयार करता है और इस अर्थ में भी यह रचनात्मक है। और इस तीनों अर्थों को मिला दीजिए तो जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, जिस अर्थ में इबनस्टीन ने इसे रचनात्मक कहा है, वहाँ जो न्याय सिद्धांत है वह एक सभ्यता का महल तैयार करने वाला एक आर्किटेक्चर है।
और प्लेटो का न्याय सिद्धांत की अगली विशेषता हम बताएं तो यह आत्मसंयम का सिद्धांत है। इस आत्मसंयम के जो घटक हैं, इस आत्मसंयम के घटक तत्व अपने कर्तव्य का पालन, दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप नहीं करना और विवेक के नियंत्रण को स्वीकार करना है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में वर्ग विरोध, प्रतिस्पर्धा और विद्वेष जनित अशांति का समाधान आत्मसंयम के माध्यम से ही करना चाहते हैं। यहाँ यह ध्यान देने लायक है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में जिस रूप में आत्मसंयम का सिद्धांत प्रकट हुआ है, वह भारत में भी सनातन परंपरा में ठीक उसी तरीके से अभिष्ट हुआ है। यहाँ भी मनु जैसे विचारकों ने नागरिकों से धर्म के अनुपालन की एक बड़ी बृहद अपेक्षा करी है और धर्म को आचरण के नियम के रूप में परिभाषित किया है, जो आत्मसंयम के माध्यम से ही आता है। जबकि ठीक इसके विपरीत आधुनिक सभ्यता लोभ वृत्ति को बढ़ावा देती है। आप जानते हैं, ये गांधी का भी कथन है ऐसा ही। प्लेटो के अनुसार लोभ वृत्ति और राज्य दोनों को भ्रष्ट कर देती है। और ये प्लेटो कितना सही कह रहे हैं, इसका अनुमान आप आज के समाज को देख करके भी कह सकते हैं। प्लेटो ने यहाँ तक कहा कि यह लोभ वृत्ति ही है जो राज्यों के आकार को बढ़ाने की प्रेरणा देती है। और आप याद कीजिए हिटलर को, मुसोलिनी को, आपको वहाँ भी यही दिखाई पड़ेगा। तो यदि अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का एक तुलनात्मक अध्ययन आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहें, तो हम चाहेंगे कि हम उसमें रोमन विचारकों से ले करके और नॉजिक तक एक तुलना आपके सामने प्रस्तुत करें। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वह काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अभी ही लगभग 1 घंटे की बातचीत मैं कर चुका हूँ, तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके टिप्पणियों का। और यदि आपको यह व्याख्यान अच्छा लगा तो निश्चित ही मैं फिर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की एक तुलनात्मक और समीक्षात्मक मीमांसा के साथ इसके दूसरे भाग के साथ उपस्थित होऊंगा। आप अपना तब तक और उसके आगे भी और हमेशा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा और हम फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।